मैं बंद कर देता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। आप ज़रा अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो आप हैंड रेज करके बताएं कि क्या प्रॉपरली मेरी आवाज़ आ रही है। आप लोगों को हैंड रेज करें। ओके, ठीक है जी। आई थिंक सो कि मेरी आवाज़ आ रही है। पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम मोहम्मद आरिफ और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से 1993 में एमएससी स्टैटिस्टिक्स की डिग्री जो है वो वहाँ से कंप्लीट की। फिर मैंने उसी यूनिवर्सिटी से एमएससी कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री की एंड देन फिर मैंने एमफिल स्टैटिस्टिक्स की डिग्री जो है वो उससे की। और मुझे 27 ईयर्स हो चुके हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स उसमें मैं वहाँ पर मैं परमानेंट फैकल्टी मेंबर के तौर पे जॉब कर रहा हूँ। और इस कॉलेज के साथ मेरी जो एफिलिएशन है वो अराउंड अबाउट 12 to 13 ईयर हो चुके हैं कि मैं इस कॉलेज में सीए की जो क्लासेस हैं उसमें मैथ स्टैट्स का जो कोर्स है वो मेरी जिम्मेवारी, जिसे आप क्वांटिटेटिव मेथड्स के नाम से याद करते हैं। बेसिकली ये दो मेथड्स हैं, ये दो पोर्शन समझ लें इस सब्जेक्ट के हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स, इसमें दो पोर्शन है। एक कुछ टॉपिक कुछ चैप्टर मैथमेटिक्स के रेलेवेंट है, इस सब्जेक्ट से तो आप ऑलमोस्ट फेमिलियर हो गए। लेकिन कुछ टॉपिक जो है बल्कि हाफ कोर्स स्टैटिस्टिक्स के रेलेवेंट है। अब ये सब्जेक्ट आपके लिए नया होगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू। कंफ्यूज नहीं आपने होना या आपने वरी नहीं करना कि जी टीचर को शायद पता ही नहीं है कि हमें तो स्टैटिस्टिक्स के स्पेलिंग भी शायद नहीं आते। तो कोई ऐसी बात नहीं। जब मैंने भी बीएससी में स्टैटिस्टिक्स का एडमिशन लिया था तो शायद जब मुझे कहा गया जी आपने किस सब्जेक्ट में बीएससी में, मैंने एफएससी में नहीं पढ़ी थी, मैंने बीएससी में पढ़ी थी, फिर मैंने मास्टर्स इसमें किया, तो मुझे कहा गया कि फॉर्म पे लिख दें कि आपने किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। तो कैन यू इमेजिन, मुझे भी उस वक्त स्टैटिस्टिक्स के प्रॉपर स्पेलिंग भी नहीं लिखने आ रहे थे। तो इसलिए आप भी, मैं अपने आप को या आपको मैं समझता हूं कि जो डे वन पे स्टैट्स के रेलेवेंट जितना कि मैं फेमिलियर था, आप भी उतने की फेमिलियर हैं कि आपको भी स्पेलिंग नहीं आते। तो नो डाउट जिस तरह से मेरे टीचर ने लेके इतने इंटरेस्ट के साथ मुझे टीच किया कि बाद में मैंने फिर इसमें एमएससी और एमफिल की डिग्री भी की। तो ऑलमोस्ट आपने एमफिल एमएससी में तो नहीं जाना, लेकिन कम से कम मैं उस टीचर की तरह जरूर टीच करूंगा जिसने मुझे टीच किया और मुझे चीजें समझ आई, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से ही मैं आपको भी टीच करूंगा। तो बेसिकली आपके कोर्स का नाम जो है वो है क्वांटिटेटिव मेथड्स। मैं पहले थोड़ा सा ना सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करा देता हूं आपको कि क्या है। इस सब्जेक्ट में बेसिकली दो पोर्शन है। 100 मार्क्स का ये पेपर है, टोटल 100 मार्क्स का। ये 100 मार्क्स का टोटल पेपर है और इस 100 मार्क्स में 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के रेलेवेंट हैं, और जो 50 मार्क्स का जो पेपर है अब वो मैथमेटिक्स के रेलेवेंट होगा। तो 50 मार्क्स फॉर द स्टैटिस्टिक्स एंड 50 मार्क्स फॉर द मैथमेटिक्स, बिल्कुल हाफ हाफ। और 100 और मिला के इसका नाम क्वांटिटेटिव मेथड्स है। अब देखें, आपको शायद इस चीज से भी फेमिलियरिटी नहीं है, ये क्वांटिटेटिव क्या चीज है। एक क्वांटिटेटिव होगा, एक क्वालिटेटिव होगा, एक क्वांटिटी से होगा, एक क्वालिटी के साथ होगा। बिल्कुल
एक भी लफ्ज आपको नहीं आता, नो प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम तो जरूर आपके कोर्स का क्वांटिटेटिव मेथड्स है, लेकिन इसमें एक्चुअली दो पोर्शन है, एक स्टैटिस्टिक्स के रेलेवेंट और मैथमेटिक्स के 50-50। जहां तक आई कैप के क्वेश्चन की बात है, टोटल 100 नहीं बल्कि टोटल 70 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। पेपर वही 3 आवर्स का पेपर होगा, मार्क्स 70 होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, 50 क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क ईच होंगे, 10 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स ईच के आएंगे, वो लिटिल बिट लेंथी होंगे, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी होगी, 20 नंबर। और 10 क्वेश्चन आपको जो है वो 3 मार्क्स ईच आएंगे, 30 नंबर, 100 पूरे हो गए। तो 70 क्वेश्चन होंगे, नॉट 100। 1 मार्क पर एमसीक्यूज नहीं होगा, बल्कि 50 क्वेश्चन 1 मार्क एमसीक्यूज के, बाकी 2 मार्क्स एंड देन 3 मार्क्स, और आपके ये मार्क्स जो हैं वो 100 पूरे हो जाएंगे। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। अच्छा, दूसरी चीज जो कि आपको इस पेपर में अलाउ होगी, ताकि मैं लोगों की कंफ्यूजन साथ साथ दूर करता जाऊं, वो होगा रफ शीट। बाकायदा आपको रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी, जिस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर शीट दी जाती है ना, आपको रफ शीट दे देंगे वो 1 2 3 जितनी आप डिमांड करेंगे, और आप उसी तरह से, जिस तरह से आप आम यूजुअल वे से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप उसी तरह से अपनी रफ शीट पे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि आप अपना प्रोसीजर ज़ाहिर शो नहीं करोगे, बस जो आपने फाइनली आंसर कैलकुलेट कर लिया है, और आपको वो जो आपको दी जाएगी, आपका जो एमसीक्यूज होगा ऑप्शन ABCD, और फाइनली आपने बस ये लिख देना है उस पर कि जी आपका ए आंसर ठीक है, बी या सी या डी। एक मैं जो ड्रॉबैक समझता हूं इस मेथड में, ऑनलाइन एमसीक्यूज में, वो ये है, देयर इज नो मार्क्स फॉर प्रोसीजर। वैसे तो होता है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, सर मेरा फार्मूला ठीक है, प्रोसीजर ठीक है, आंसर रॉन्ग हो गया तो मुझे क्या 2 मार्क्स नहीं मिलने चाहिए? तो मिलने चाहिए, स्टेप वाइज जो मार्किंग होती है। लेकिन यहां पर जब स्टेप वाइज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या 100 1 मार्क 100% या 0%, चाहे आपको सारा कुछ आता है, सिर्फ फाइनल आंसर आपका रॉन्ग है तो रॉन्ग, और चाहे आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर भी रॉन्ग। तो ये बहरहाल इसका ड्रॉबैक जरूर है। तो आपको पेपर शीट बाकायदा सॉल्व करने के लिए दी जाएगी, लेकिन वो पेपर शीट का कोई कंसर्न नहीं होगा, वो तो आपकी रफ शीट है। एग्जामिनर को तो कंसर्न होगा कि आपने कंप्यूटर्स के ऊपर ABCD के कौन सी ऑप्शन जो है वो आपने ठीक 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 मार्क की है। कैलकुलेटर आपको अलाउ होंगे एग्जाम में, कैलकुलेटर के बगैर तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको कैलकुलेटर अलाउ होंगे, आपको रफ शीट अलाउ होगी। मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं। इस चीज को आप वरी नहीं करेंगे कि जी हमारे जो टेस्ट होंगे, हमें तो शायद सॉफ्टवेयर जिस तरह से एग्जाम में पेपर होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे मूव करना है, बैक कैसे जाना है, क्वेश्चन फ्लैग कैसे करना है, या फ्लैग क्वेश्चन से मुराद क्या है। ऑलमोस्ट उसी पैटर्न का सॉफ्टवेयर हमने अपनी कंप्यूटर लैब में इंस्टॉल किया हुआ है, और जब मैं आपको क्लास टेस्ट करूंगा, आपका क्लास के लिए आपको टेस्ट किया जाएगा, तो बिल्कुल उसी सॉफ्टवेयर की तरह जो आई कैप वाला यूज कर रहा है, ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे हम भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो आपको पहले टेस्ट के बाद ही बिल्कुल फेमिलियरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली आपको क्या क्या किस तरह का पैटर्न आपको करना पड़ेगा। पेपर अलहदा पोर्शन में नहीं होगा। मैंने कहा ना, टॉपिक मैथ्स के स्टैट्स के 50-50% आएंगे, लेकिन उसमें सेगमेंट नहीं बने हुए होंगे कि ये मैथ का पोर्शन है या स्टैट का। हो सकता है पहला क्वेश्चन जो आपके पास आए वो स्टैट्स का हो, अगला क्वेश्चन फौरन मैथ के टॉपिक से आ जाए। क्योंकि आई कैप के लिए ये 2 सब्जेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका नाम क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स। वो मैंने कहा हुआ है कि इसमें कुछ पोर्शन मैथ्स के रेलिवेंट है और कुछ पोर्शन जो है वो स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है वो उसके रेलिवेंट है। अब मैं या हम कैसे डिस्कस करेंगे? एक तो मैंने जो भी आपका कोर्स है, आई कैप ने जो आउटलाइन हमें दी हुई है, मैंने उसके रेलेवेंट कंप्लीट हैंडआउट्स बनाए हुए हैं, नोट्स कह दें। वो नोट्स आपको, एक तो बुक है ना आपके पास जो आई कैप ने आपको प्रोवाइड की है, उसे मैं स्टडी टेक्स्ट बोलूंगा
کہ یہ آئی کیپ نے آپ کو ایک کتاب دی ہے. جیسے روٹین میں کیا ہوتا ہے ایف ایس سی وغیرہ میں, یہ جی میری ایف ایس سی کی یہ بک ہے اور یہ فلاں ٹیچر کے فلاں پروفیسر کے نوٹس ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک بک ہوتی ہے, ایک ٹیچر کے نوٹس ہوتے ہیں. تو میں نے بھی سمجھ لیں کہ آئی کیپ کے, چونکہ بڑی دیر سے میں ٹیچ کر رہا ہوں, تو میں نے سارا سٹرکچر دیکھا. آئی کیپ کے سٹینڈرڈ کے کویسچن پوچھتا ہے, پاس پیپرز جو پہلے, یہ تو ایم سی کیوز اب آئے نا, پہلے تو سبجیکٹو پیپر ہوتے تھے, اس کے پاس پیپر مارکیٹ میں اویلیبل تھے. تو میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہ آئی کیپ کا کیا سٹینڈرڈ ہے, کہاں تک وہ بچوں کو ایکسٹینڈ میں جا سکتا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی کچھ اپنے نوٹس کہہ دیں وہ میں نے ترتیب دیے. وہ آپ کو میرے خیال قیوم صاحب جو آپ کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ آپ ان سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس دن وہ فوٹو کاپی پر اویلیبل ہوں گے اور واٹس ایور کیا کرنا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہوگی. دوسرا, میں آپ کو ٹیچ کروں گا سلائیڈز کے تھرو. ظاہر ہے یہی ایک وے ہے, آپ کو بورڈ پہ لکھنا نہیں پڑے گا, آپ کو سلائیڈز کے تھرو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. جی کہ اس وقت میں سلائیڈ چلا رہا ہوں, چونکہ میں کوئی بورڈ پہ آپ کو, میرا خیال آپ کے وہ جو انگلش کے ٹیچر ہیں وہ تو شاید بورڈ پہ لکھتے ہیں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. آئی ٹی کے ٹیچر آپ کو وہ کتاب جو ہے وہ شو کر دیتے ہیں, تو میں بھی سلائیڈز شو کر دوں گا. اور وہ جو سلائیڈز ہیں, اس کا جو سلائیڈ کا مٹیریل ہے وہ ایگزیکٹلی میں نے اپنے نوٹسوں سے ہی ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے, ادھر اویلیبل ہوگا آپ کو سارا کچھ. لیکن پچھلی دفعہ اسٹوڈنٹ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ سر جو آپ کی سلائیڈز ہیں, چونکہ آپ نے یہ سمری سی بنا کے لکھی ہوئی ہے, شارٹر وے ہے, تو وہ ذرا نوٹس ڈیٹیل میں ہوتے ہیں, تو ہم دونوں چیزیں ریکوائر کریں گے. تو جو بچہ سلائیڈز کی آؤٹ پٹ لینا چاہے گا وہ بھی لے, نوٹس کی آؤٹ پٹ لینا چاہے گا وہ بھی لے, لیکن جو میں نے ایکسرسائزز آپ کے لیے پلان کی ہیں وہ آپ کو سلائیڈز میں نہیں ملیں گی, وہ نوٹسوں میں ہی اویلیبل ہوں گی. تو میں تو یہی پریفر کروں گا کہ آپ دونوں لیں, چونکہ جو سلائیڈز ہوں گی وہ ایک سمری سی ہوگی اور جو زیادہ ڈیٹیل ہوگی وہ آپ کو ان نوٹسوں سے ملے گی. تو ایک تو آپ کی اسٹڈی ٹیکسٹ جو کہ آئی کیپ, ہاں اگر آپ کہیں سر ہم وہ بھی ریڈ کریں تو چلے, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ چاہے بالکل بھی نہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے جو وہاں سے آپ کے لیے پڑھ لیا ہے, میں نے جو ایفرٹ کر دیا آپ کے لیے, جو کچھ لکھا ہوا تھا میں نے اپنے طور پہ, جو میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کو آنا چاہیے. آئی کیپ کیا سمجھتا ہے, اس نے کیا بک میں لکھا ہوا میں نے پڑھ لیا ہے, میں نے آپ کے لیے وہ سارے ایک جگہ پر کمپائل کر دیے. اینڈ دین دیر از نو نیڈ ٹو اسٹڈی دا اسٹڈی ٹیکسٹ فار آئی کیپ. وہ سارا کچھ ہی میں نے اس میں لکھا ہوا ہے, بالکل اس میں کور ہو جائے گا. کیلکولیٹر کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت پڑنی ہے, کیلکولیٹر کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. اب کیلکولیٹر آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے جو آئی کیپ آپ کو الاؤ کرتا ہے, کیونکہ کچھ کیلکولیٹر الاؤ نہیں ہے. پروگرامیبل کیلکولیٹر آئی کیپ کے ایگزام میں الاؤ نہیں ہے. اچھا, اب کیلکولیٹر میں نے جب دیکھا تو مختلف کیلکولیٹرز پہ مختلف آپشنز آتی ہیں. ان تمام آپشن میں سے جو مجھے کیلکولیٹر دی بیسٹ لگا, اور میں سمجھتا ہوں اس میں کافی زیادہ آپشن اویلیبل ہیں, اور وہ آئی کیپ کا ریکمینڈڈ بھی ہے, الاؤ بھی ہے, اس کیلکولیٹر کو الاؤ ہے ہمیں. وہ کیلکولیٹر کا نمبر میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے, دیٹ از FX 991 ES+. یہ کیلکولیٹر کیسیو کا یہ کیلکولیٹر آپ کو الاؤ بھی ہے یہ نمبر, اور اس میں کافی کچھ آپشنز بھی آ رہے ہیں. اچھا, آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو 991 ES+, جیسے آپ کو پتا ہر چیز فیک بنائی جاتی ہے, وہ آپ کو اس نمبر کا آپ کو کیلکولیٹر دکاندار پکڑا دے گا. یہ دیکھیں جی آپ نے مجھ سے 991 ES+ مانگا ہے, تو یہ دیکھیں یہ 991 ES+ ہے, آپ نے کیئر کرنی ہے. اس سے کب آپ نے کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہی مجھے چاہیے, یا دکاندار آپ کو فورس کرتا ہے, کہتا جی یہ جو ماڈل ہے یہ تو پرانا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہوگا پرانا ہے, آپ مجھ سے یہ لے لیں, یہ اس سے بہتر ہے, یہ اس سے نیا ہے. آپ نے کیا وہ کیلکولیٹر جو بہتر ہے نیا کرنا کہ جس میں وہ آپشن ہی نہ ہو جو مجھے چاہیے, جو آپ کو آپ کے آئی کیپ کے ایگزام میں چاہیے, تو اس نئے کیلکولیٹر کا پھر کیا فائدہ ہوا. اب دو چیزیں میں نے آپ سے بول لی ہیں. ایک میں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو 991 ES+ ہی دے, جو میں نے نمبر لکھا ہوا ہے اسی نمبر کا دے آپ کو, ایگزیکٹلی وہی نمبر جو میں نے لکھا ہوا ہے اسی نمبر کا دے, لیکن اس میں وہ آپشن ہی نہ ہو
जो आपसे मैंने सॉल्व करवानी है, चाहे नंबर यही है। दूसरा, आपको वो कह रहा है ये ज्यादा एडवांस है, ये उससे ज्यादा अगला वर्जन है, क्या फायदा जिसमें वो ऑप्शन ही ना हो जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। तो आपने कैलकुलेटर को कैसे चेक करना है कि क्या यही हमारा रिक्वायर्ड कैलकुलेटर है कि नहीं। कैलकुलेटर उससे लें, दुकानदार जो आपको दिखा रहा है, इस ऑन की के साथ एक की है, उसे मोड की बोलेंगे, MODE, मोड लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये मोड की, ये ऑन की के साथ ही होगी, उसकी लेफ्ट पे सेकंड की। आप इस की को प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इस की को प्रेस करेंगे, सॉरी, जैसे ही आप इस की को प्रेस करेंगे तो इसकी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। वो कहता है, ये कैलकुलेटर आपको कह रहा है कि ये 8 किस्म की कैलकुलेशन है जो मैं परफॉर्म कर सकता हूं। आल्दो हमें सारी कैलकुलेशन नहीं चाहिए, लेकिन हमें इसमें से 1, 2 और 3 ये ऑप्शन चाहिए। स्टैट्स, इक्वेशन, मैट्रिक्स, ये 3 ऐसी कैलकुलेशन है जो हमें चाहिए, जो हमारी क्लास की रिक्वायरमेंट होगी। आपको जो कैलकुलेटर दिखाएगा वो बिल्कुल इसी नंबर का, आप उसकी मोड की प्रेस करोगे तो उसके ऊपर ना सिर्फ 2 ऑप्शन आ रही होंगी, वो तो कतई नहीं लेना आप। अच्छा, आप अपने कैलकुलेटर को चेक कर लें, मे बी आपके पास ऑलरेडी जो कैलकुलेटर है जो आप यूजुअली अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं, इट मे बी यही हो जो कि मैं आपको बोल रहा हूं, इसी नंबर में हो। बस आपने ये चेक करना है कि उसमें ये 8 ऑप्शन हैं या नहीं है, चाहे उसका नंबर कुछ भी हो, नया हो, पुराना हो, नथिंग दैट देन दीज 8 ऑप्शंस ये आपके पास होंगी, तो आप उस कैलकुलेटर को आप यूज कर लेंगे। चाहे वो कैसियो का हो, मेनली तो कैसियो के मिल रहे हैं, तो बहरहाल आपने ये 8 ऑप्शन जिस पर हैं वो कैलकुलेटर आपने जरूर ले लेना है। कोशिश करें कि ये कैलकुलेटर जल्दी आपके पास आ जाए। देखो बच्चों, ये जो हालात अब चल रहे हैं, ना तो इसके ऊपर आपका कोई इख्तियार या कंट्रोल है, ना टीचर का, ना कॉलेज का। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। जो भी सिचुएशन है, कुछ लोग कहते हैं जी फलान हो गया, फलां हो गया, तो गवर्नमेंट को इसमें क्या इंटरेस्ट है बच्चों को घर बैठाना, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, तो गवर्नमेंट अपनी बेनिफिट के लिए, हाँ, कुछ कहते हैं जी फलां 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 फलां। तो कोशिश हमारी होगी, जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू विल कम फॉर द फिजिकल क्लासेस, लेकिन इसको आप वेट ना करें, क्योंकि मुझे फियर है बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन, डेटा देखते हुए, अभी मैं बताऊंगा ना डेटा क्या चीज है, तो मुझे इस चीज का फियर है कि आप अगर कोई लोग करेंगे तो देन उसमें जो वैल्यूज आएगी वो उस डेटे की बेस पे शायद हम, ये मैंने अपने वीडियो ऑफ की है, जो कि आपने अपनी वीडियो ऑन कर दी थी तो मैंने फिर उसको ऑफ किया है, तो अब मेरी वीडियो आपको पास नहीं आएगी, बट साउंड स्टिल। तो आपने ये चीज जो है वो थोड़ी सी मजबूरी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्रोलॉन्ग करेगा, गवर्नमेंट इसको स्टैंड कर देगी। तो इसलिए आपने ना अभी से सीरियस हो जाना, ये नहीं करना कि फिजिकल क्लासेस के लिए जाएंगे तो शायद उस वक्त ज्यादा समझ आएगी, मजबूरी है, अब ऐसा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। पिछले सेक्शन भी ऐसे पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2-3 सेक्शन तो पिछले साल से, मार्च से आपको पता यही चल रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, तो आपको इसी से ही थोड़ा सा फेमिलियर, शुरू में थोड़ा सा आएगा मसला, आपको ज़ाहिर है आप सिस्टम से फेमिलियर नहीं है, और फिर आप जो है ना वो यूज टू हो जाएंगे, आप इजीली आप इसको समझना स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारा था कोर्स 2 हिस्सों का। अच्छा, दोनों कोर्स मैं टीच करूंगा, यानी कि दोनों पोर्शन, स्टैट्स भी और मैथ्स भी। ये बड़े रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं। मैंने आल्दो एमएससी स्टैटिस्टिक्स की है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में, स्पेसिफिकली जिस यूनिवर्सिटी से मैंने की एग्रीकल्चर में, इसमें वो क्या कहा जाता है, हमें 2 कोर्सेज पढ़ने होते हैं,
दो सब्जेक्ट के मेजर कोर्सेज पढ़ने होते हैं, एक को हम कहते हैं मेजर फील्ड और एक को हम कहते हैं माइनर फील्ड। बच्चों के लिए जरूरी है एक मेजर फील्ड और एक माइनर फील्ड पिक करना। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना मेजर फील्ड पिक किया स्टैटिस्टिक्स और माइनर फील्ड मैंने पिक किया मैथमेटिक्स। मैं कंप्यूटर भी ले सकता था, मैं फिजिक्स भी ले सकता था एज अ माइनर फील्ड, लेकिन मैंने समझा कि स्टैटिस्टिक्स के बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, हेल्पफुल है मेरे लिए मैथमेटिक्स का माइनर फील्ड। तो मैंने फिर मेजर स्टैटिस्टिक्स और माइनर मैथमेटिक्स, तो मेरे इसीलिए यूनिवर्सिटी भी 2 डिग्रियां ही समझ लें। जो बच्चे जिस फील्ड में ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं आखिर में उनको उसकी डिग्री दे दी जाती है। मैंने जो कि स्टैट्स के सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े तो दैट्स वाई मुझे स्टैटिस्टिक्स की उन्होंने डिग्री जो है वो एज सच प्रोवाइड की। तो मैं दोनों ही कोर्स आपको टीच करूंगा। अभी तक क्लास आपकी है 1 आवर की, तो पहले हम स्टैटिस्टिक्स को ही डिस्कस करेंगे चूंकि जो थोड़ा लेंथी भी है, और जैसे ही आपकी क्लास 2 आवर्स की हो जाएगी तो फिर दोनों 1 आवर की मैथ्स की और 1 आवर की स्टैट्स की क्लास तो फिर हम पैरेलल चलाएंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग तो सिर्फ और सिर्फ हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास, स्टैटिस्टिक्स का ही पोर्शन जो है वो पढ़ेंगे और पढ़ाने दोनों पोर्शन जो है वो मैंने ही हैं। अब सबसे पहले कि जी ये स्टैटिस्टिक्स का क्या सब्जेक्ट है, हम तो पहली दफा इसका नाम सुन रहे हैं और हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। हम तो अपनी सीए स्टडीज के लिए आए हैं और वाकई ये क्वेश्चन तो आपका जेन्युइन है कि जी क्यों आपके लिए जरूरी है, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है। और एक और इंफॉर्मेशन, जिस यूनिवर्सिटी से मैं आया हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहां पर तकरीबन 110 डिफरेंट डिसिप्लिन हैं। बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी है, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंसेस और बहुत सारे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और बहुत सारे वेटनरी जो कि एग्रीकल्चर के साथ जानवर रिलेटेड है, एनिमल्स, काउस, बफलोस, तो उसके अलग-अलग डिपार्टमेंट तो 110 बनते हैं। हर बच्चा अपने डिपार्टमेंट में जाके अपने रेलेवेंट स्टडीज करता है, बायोलॉजी वाला, ज़ूलॉजी वाला, फिजिक्स वाला, लेकिन एक सब्जेक्ट उनके लिए, एक या इवन एक से भी ज्यादा, वो उनके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, वो उन्हें लाजमी तौर पे जो है वो पढ़ने हैं, और वो सब्जेक्ट जो हैं वो है स्टैटिस्टिक्स का, वो उनके लिए जरूरी है। वो कहते हैं जी, यूनिवर्सिटी कहती है अब जो मर्जी सब्जेक्ट में डिग्री करने आए हो, लेकिन आपने ये स्टैट का सब्जेक्ट किसी न किसी सेमेस्टर में जरूर आपको पढ़ना है और क्वालिफाई करना है। यानी कि शायद ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बगैर किसी भी डिपार्टमेंट का गुजारा नहीं होता, ऐसा कह लें जी, इसके बगैर नहीं गुजारा, ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही है, इसी रीजन की वजह से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेरा बेटा बीबीए कर रहा था लाहौर से, एलएससी से। उसका जब पहला सेमेस्टर आया तो उसे कहा जी आपने एक स्टैट का पढ़ना, एक मैथ का। अगला सेमेस्टर फिर उसे कहा जी आपने एक और स्टैट्स का, एक और मैथ का। वो कहता पापा मैं तो बीबीए में इसलिए आया था, मुझे मैथ पसंद ही नहीं थी, आपको होगी, मुझे तो नहीं है। तो इधर आगे फिर वही मुसीबत। मैं कहा बेटा ये तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि ये एक ऐसा कोई सब्जेक्ट है मैथ का और स्टैट्स का जिसमें शायद इसकी हर फील्ड में ही जरूरत पड़ती है। तो बिल्कुल हर फील्ड में जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, क्या वो रीजन है, किस किस्म की ये स्टडी है कि जिसमें वो फिजिक्स वाला भी स्टैट पढ़ेगा, बायोलॉजी वाला भी स्टैट पढ़ेगा, बिजनेस वाला भी स्टैट पढ़ेगा, और आप जहां आप कहें हमने भी स्टैट ही पढ़नी है। वो तो बातें समझ आती हैं कि जो केमिकल की स्टडी करे वो केमिस्ट्री पढ़ लें, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करे वो फिजिक्स पढ़ लें, लेकिन स्टैट सारे पढ़े जी। तो ये कोई क्या जनरल से सब्जेक्ट है? बिल्कुल ये एक जनरल सा सब्जेक्ट है। अब ये क्यों जरूरी क्यों है? अच्छा फर्ज करें आपको किसी जगह से एक पीस ऑफ पेपर मिल जाता है, कागज का टुकड़ा मिल गया, उस पीस ऑफ पेपर पे चाइनीज लैंग्वेज में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। आप बाजार गए, आपने कोई चीज खरीदी, दुकानदार ने आपको वो एक पेज फाड़ा, उसके ऊपर आपने वो चीज खाई, समोसा खाया और देखा कागज आप फेंक दिया रद्दी की गार्बेज में। इट मे बी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो उसके ऊपर, तो बहुत बड़ी थ्योरी हो, तो बहुत बड़ा रेलेवेंट कॉन्सेप्ट हो, कागज पे लिखा हुआ है। आपके लिए वो रद्दी का कागज इसलिए है कि आपको वो लैंग्वेज नहीं पढ़नी आती, यानी कि चाइनीज नहीं आती, इसलिए आपने के लिए वो एक फजूल सा कागज था, गार्बेज था,
आपने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एग्जैक्टली जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, लाजमी तो नहीं है कि आप कहेंगे एक्सपेरिमेंट लैब में होते हैं। आपका एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है? आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है बिजनेस में डिफरेंट जो फर्म्स हैं उनके पिछले साल के टैक्स का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का डेटा, ये आपका एक्सपेरिमेंट होगा। फिर डेटे की बात तो बड़ा फेमिलियर है ना। आप एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का करते हैं जी, क्या कर रहे हैं जी? डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेटा नोट कर रहा हूं। आपका एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि जी पिछले 4 साल का डेटा इस फर्म का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और टैक्सेस और रिबेट्स और सेल टैक्स, इसका डेटा ले आए, तो आपके पास हो गए न्यूमेरिक नंबर्स, न्यूमेरिक्स। इसी तरह से आप उस न्यूमेरिक्स को लेके अपने बॉस के पास जाते हो कि सर ये मैंने देखे डेटा जो है, आपने मुझे कहा था कि जी 5 साल का डेटा कलेक्ट करो, तो सर ये देखें जी मैंने आपके ऑर्डर की ओबे किया है और ये 5-6 साल का डेटा मैंने कलेक्ट कर दिया, ये लें। आप उसके सामने नंबरों का ढेर लगा देते हो, हैं? जिस तरह से कोई चीज लेकर आए और ढेर लगा दिया, वो मैनेजर जो आपका बॉस है वो कहेगा मैं नंबरों को क्या करूं, बताओ, कंक्लूड करो, मुझे क्या फाइंडिंग तुम्हारी है? पिछले साल इंपोर्ट ज्यादा हुई थी, एक्सपोर्ट ज्यादा हुए थे, टैक्स कितने थे? आप कहेंगे सर ये तो नहीं मुझे पता, आपने मुझे डेटा कहा था। उनका मैंने डेटे को क्या करना है, इसे पढ़ के बताओ, इस डेटा को पढ़ के बताओ। और आप बेवकूफ़ी क्या करते हो, आप शुरू हो जाते हो कि जी पिछले साल जनवरी में इतनी एक्सपोर्ट, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी, अप्रैल में इतनी। मैनेजर कहेगा यार ये क्या बदतमीजी स्टार्ट कर दी है, कंक्लूड करो, बताओ, नेट शेल बताओ मुझे, ये डिटेल ना बताओ। अब आपको डेटा नहीं पढ़ना आ रहा, बताना ये चाहता हूं। बिल्कुल उसी चाइनीज लैंग्वेज की तरह, आपको अगर चाइनीज लैंग्वेज नहीं आ रही थी तो वो इंफॉर्मेशन फजूल है। अगर आपको डेटा पढ़ना नहीं आ रहा तो ये डेटों का, नंबरों का जो ढेर आपने इकट्ठा किया, ये फजूल काम किया है। अब आपको इस लैंग्वेज ऐसी सिखानी है जो आपको डेटा पढ़ना सिखाए, जो उस डेटे में क्या रखा हुआ है वो बताए, जो उस डेटे में से क्या चीजें बतानी चाहिए वो आपको एक्सप्लेन करे। तो आपको सारा डेटा किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। आपने डेटा बताते हुए 2 घंटे लगाने थे, हम आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, चीज वही कम्युनिकेट हो जाएगी लेकिन 2 मिनट में। तो आपने अपना माफिल जमीर जिसे नहीं कहते, आपने अपना मुद्दा नहीं कहते बयान कर दिया, आपने अपना कंसेप्ट बयान कर दिया, डेटे को पढ़ के नहीं, उसमें से कुछ चीजें निकाल के। छोटी सी एग्जांपल जरा समझें, छोटी सी। एक बैट्समैन है, मैं अगर आपसे ये पूछूं यार ये बैट्समैन है कैसा है, आप कहें जी डेटा, इसकी बैटिंग, अगर क्रिकेट का बैट्समैन है तो मुझे बताएं इसके मैचेस का रिकॉर्ड क्या है, डेटा क्या है। मैं आपको इसके 200 मैचेस का डिटेल डेटा दे देता हूं, पहले मैच में इतना स्कोर किया, दूसरे मैच में इतना किया, थर्ड फोर्थ, फिर 200। 15 मिनट तो लगेंगे ना, पहले मैच 80, फिर 75, फिर 50, फिर 0, फिर 10, फिर 15, फिर 20। आप जब सारी मेरी बातें सुन लेंगे, सर खुजा के कहेंगे यार कोई समझ नहीं आई, कोई समझ नहीं आई कि ये क्या कह रहे हो। वो कहेगा नेट शेल यार, कोई ऐसी सौखे सीधे लफ्जों में बताओ, 2 लफ्ज ही बयान करो। आप अच्छा, स्टैट कहती मीन बता दें, एवरेज, ये स्टैट का फार्मूला है, स्टैट ने आपको समझाया है। ये 200 रीडिंग बताने की बजाय अपना, अगर आपने कोई कंसेप्ट बयान करना है तो जरा मीन बता दें, जी इस बैट्समैन की एवरेज जो है वो 50 है, अच्छा ठीक है, अच्छा बैट्समैन है। जबकि पहले आपको समझ ही नहीं आ रही थी, कभी 50, कभी 60, कभी 70, कभी 10, कभी 15। तो एवरेज बड़ा आसानी से कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपने अपना माफिल जमीर बयान कर दिया, डेटा से लिया आपने, लेकिन एक फार्मूला लगाया गया जो कि आपको स्टैट ने सिखाया था। कुछ स्टैट ने, कुछ मैथ ने, से दोनों पढ़ते हैं। तो नेट शेल अब ये है कि इसलिए हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को स्टैट्स पढ़ाते हैं। हर कोई अपने फील्ड में, लैब में बायोलॉजी वाला, ज़ूलॉजी वाला एक्सपेरिमेंट कर लेता है, 500, 200, 800, 1000 रीडिंग्स इकट्ठी कर लेता है। और जब बारी आती है कि जी कंक्लूड करें, बताएं अपनी फाइंडिंग, वो कहता जी ये नहीं पता क्या कर लिया।
तो फिर हम वो स्टैटिस्टिशियंस के पास आते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं हाउ टू रीड योर डेटा, हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डेटा। और इसलिए आपको इंफॉर्मेशन डेटा से इकट्ठी करनी है ताकि आप अपना कोई प्रॉपर फाइंडिंग्स दे सकें। बहुत ज्यादा हेल्प होती है हमारी डिसीजन मेकिंग में। तो व्हाई यू शुड स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्यों आपको स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टडी करनी है। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में से नंबरों का ढेर इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे मैंने डमी सा लिख दिया। ये वही बात है कि जी क्या कंक्लूड करेंगे, आपने कहना जी क्या करना, ये तो नंबर है, पढ़ देते हैं 4 3 2 2 5 40, इसके अलावा मैं क्या कंक्लूड करूं। तो वाक्य ही डेटा पढ़ के आप कंफ्यूज हैं। चाइनीज लैंग्वेज नहीं पढ़नी आ रही थी तो आपने कहना ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये शायद कोई पीर साहब ने तवीज लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आपको हम सिखाएंगे स्टैटिस्टिक्स के टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, एक ऐसी लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स की जो कि आपको फार्मूले बताती है, इसमें से चंद वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना हम बताएंगे। ये मैंने स्टैट्स के फार्मूलों के नाम लिखे हैं, इसकी अभी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। आउटलायर क्या है, मैक्स मिन क्या है। देखिए मैक्स मिन की तो चले बड़े आराम से आपको समझ आएगी। मैं अगर आपको ये कहूं कि किसी को बता दें कि मंडे, आज मंडे है, क्या टेम्परेचर है फैसलाबाद का, आप क्या जी टेम्परेचर कैसे बताएं, वो तो हर 2 मिनट के बाद ही बदल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सुबह कम था, फिर शायद 3 मिनट के बाद देखें तो, अगर मैं एवरेज की बात भी करूं, चले मान लें, तो एवरेज के लिए भी तो कुछ वैल्यूज का सम चाहिए। तो आप क्या सारा सेकंड, हर सेकंड का टेम्परेचर नोट करेंगे, फिर ही सम करेंगे ना, क्योंकि हर सेकंड में ही रीडिंग बदल जानी है। ये तो बात सही है कि 10 स्टूडेंट हैं तो 10 वेट का डेटा लें तो 10 ही रीडिंग आ सकती हैं। मैं कहूंगा टेम्परेचर का डेटा लें तो आप कहेंगे सारे लेने हैं, वो तो हर सेकंड के बाद ही शायद टेम्परेचर बदल जाए। अब क्या करेंगे, स्टैट कहती है ऐसा करें, आप सिंपल 2 चीजें बता दें कि जी आज फैसलाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 39 रहा और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री रहा। आपको कभी भी एवरेज टेम्परेचर नहीं शायद मिलता, इसके दरमियान में जी रहा, ठीक कहते हैं ना, 24 कम से कम रहा, ज्यादा से ज्यादा 39। आपको ये बता देते हैं कि जी यहां तक जाएगा, वो एवरेज नहीं होता, वो मैक्सिमम होता है कि जी आज फैसलाबाद का टेम्परेचर अप टू 42 डिग्री जाएगा। देखिए ना, अगर मैं एवरेज कर दूं, एवरेज हो सकता है 30-32 हो, आपने सबने खुश हो जाना था, 32 बड़ा फर्स्ट क्लास टेम्परेचर है। और रात को तो काफी कम हो जाता है, दोपहर को काफी ज्यादा हो जाता है। एवरेज करेंगे ना एवरेज, तो आप कहेंगे ये तो बड़ा कंफर्टेबल 32 डिग्री, तो वाह वाह, ओ भाई 42-40 तक जाना है। आप कहेंगे आपने तो एवरेज की थी 32 की है। तो हम ये नहीं बताते, अप्रोप्रिएट है ये 2 इंफॉर्मेशन बताएं। समझ आई ना। अब आपने जो भी डिसीजन करना है तो समझ लें, 39 तक जाना है, तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स ने थोड़ी सेंस दी कि इस डेटा में से ये चीजें निकाल के बताएं। हर दफा एवरेज तो नहीं, बहुत सारे टूल आपको सिखाने हैं ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको सिखानी है। इन टूल से हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आप ये समझ लें, डेटा, उनके ऊपर हम स्टैटिस्टिक्स के टूल्स अप्लाई करेंगे, फार्मूले कह दें, और यहां से हम कोई बड़ी यूजफुल सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये वर्ड आपके आईटी के टीचर ने भी बोला होगा कि जी हम डेटा रॉ मटेरियल है, कंप्यूटर को फीड करते हैं, कंप्यूटर हमें वहां से फिनिश प्रोडक्ट देता है जिसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन याद करें कंप्यूटर इटसेल्फ कुछ भी नहीं करता, पता नहीं है, डल मशीन है, अकल तो है नहीं। इंसानों ने उसको प्रोग्राम दी है, अकल दी है। अगर कोई आपको, मैं कहता हूं उसका मीन का फार्मूला ना फीड करे तो मीन कैलकुलेट कर देगा, उसमें मीन का फार्मूला फीड है तो करता है ना। तो फार्मूला तो बस ने दिया, कंप्यूटर साइंस वालों ने सिर्फ ये कर दिया कि उसको प्रोग्राम को लिखना कैसे, ऐसे कह ले, फीड कैसे करना कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में, फार्मूला तो स्टैट ने दिया है, ठीक है ना। बस कंप्यूटर वालों ने हमारा जरा बहुत सारा काम आसान किया, लेकिन फार्मूले वो मैथ स्टैट के यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट इसीलिए हम हमारे जो बच्चे तो यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंसेस पढ़ते हैं लास्ट ईयर, तो मैंने कंप्यूटर साइंसेस के बहुत सारे बच्चों को मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई। आजकल मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों को स्टैटिस्टिक्स का टीच कर रहा हूं,
लास्ट ईयर मैंने कंप्यूटर साइंस को टीच किया था। क्यों? फार्मूले उन्होंने बना फीड करने हैं, फार्मूले आते होंगे तो फीड करेंगे, उन्हें पता होगा इस फार्मूले का क्या करना है, कैसे करना है, फीडिंग तो क्या प्रोग्रामिंग तो फिर वो करेंगे, लेकिन फार्मूले तो स्टैट मैथ के लेंगे ना वो। इसलिए हर सब्जेक्ट वाला ये चाहता है हमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन मिल जाए कि हम डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें, और वो इंफॉर्मेशन आप कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल लेके ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो व्हाई वी स्टडी स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज अ वे टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा, इज अ वे, तरीका कि किस तरह से आपने डेटा से इंफॉर्मेशन गेट करनी है। ये आपको स्टैट का सब्जेक्ट, मतलब मैंने एक लाइन में सब्जेक्ट पढ़ा, स्टैट का सब्जेक्ट टीच करने का पर्पस बयान कर दिया। हमें इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, वी हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस, और डिसीजन के लिए हम डेटा कलेक्ट करेंगे, स्टैट्स अप्लाई करेंगे, इंफॉर्मेशन में बदला जाएगा कुछ चंद कैलकुलेशन, और उसको देखते हुए हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। अच्छा, इसकी एक्सीलेंट एग्जांपल है, देखें आजकल वो एक जो कोविड फैला हुआ है, इसके ऊपर एक वो कमेटी बैठती है जो लॉकडाउन का डिसीजन करती है। क्या वो 10-12 दिन के बाद कमेटी बैठती है और कहती है हाँ जी वजीर साहब आप बताएं लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं? 10-15 लोग जो भी कमेटी में बैठे हैं, आधे कह देते हैं जी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, अच्छा जी ज्यादा लोग कहते हैं होना चाहिए, चले जी लॉकडाउन कर दे। कतई नहीं, बिल्कुल ऐसे डिसीजन नहीं होता। उनके सामने प्रीवियसली डेटा रखा जाता है कि जी जब लॉकडाउन किया उस वक्त इतने कोविड के पेशेंट थे, इतने रिकवर हो गए, ये हुआ वो हुआ, दिस दैट दैट्स ऑल। और जब हमने स्कूल कॉलेजेस खोले तो ये स्प्रेड किया और यहां तक चले गया। तो उनको डाउट हुआ कि ये स्कूल कॉलेजेस में थोड़ा सा इसका मतलब है ये स्प्रेड का बाइस बन रहा है, क्योंकि चेंज तो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस खुलने से आई और डेटा जो है वो स्प्रेड हुआ। फिर आपने जो हॉल खोले हैं उसकी वजह से ये नंबर बढ़ा है, तो डाउट हो गया ये इस वजह से हो रहा है। अच्छा वैसे मैं मतलब आपको कोई मेडिकल नहीं ट्रीट कर रहा, पढ़ा रहा, लेकिन वैसे आपका मेरी कोशिश होती है कि मैं बाकी ना साइड पे चीजें आपके साथ डिस्कस करूं। बहुत सारे लोगों को इतराज है कि जी जो कोरोना है वो स्कूल कॉलेजेस में ही आता है, ये शादी पर ये वो नहीं आता, बाजारों में नहीं आता, वहां रश देखे वहां रश देते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक इसका आइडिया ये है कि ये जो वायरस स्प्रेड करता है, आपको पता ना क्लोज कॉन्टेक्ट से होता है, एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। आप मुझे ये बताएं कि अगर 50 स्टूडेंट एक छोटे से रूम में बैठे हैं और वो 4 घंटे या 5 घंटे की क्लास पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है 5 घंटे तक वो एट रिस्क हैं, और बहुत ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं। वो कोई खांस लेगा, कोई सांस लेगा, किसी के अगर हाथ पे, वो कोविड पेशेंट है, उसने हाथ मुंह को लगाया या नाक को लगाया, वायरस हुआ, उसने चेयर पे लगा दिया, वो उठ के गया दूसरा चेयर पे बैठ गया, उसके हाथ को लगा और उसने बेख्याली में अपनी आंख को लगा लिया, तो ट्रांसमिट हो गया। बजाय इसके कि बाजार ठीक है रश है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरा ख्याल आप 10 मिनट में बाजार से गुजर गए तो 10 मिनट तक रिस्क पे रहे, यहां 4 घंटे रहे। ये रीजन, ह्यूमिडिटी में रहे, एक क्लोज एनवायरनमेंट में रहे। इसलिए कहते हैं ना हॉल के अंदर नहीं शादी करनी चाहिए, बाहर करें, क्योंकि जहां पर ये ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, क्लोज्ड हो, तो इसके स्प्रेड करने के चांसेस बढ़ते हैं। और ये सारी चीजें जो है वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत हैं। दूसरा, वो गवर्नमेंट समझती है कि देखें नुकसान तो होता है, होना है, हमारा इस वक्त सबसे कीमती असासा जो है वो हमारे यंग पीपल है, स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट चाहती है कि ये रिस्क पे ना जाए, इसलिए ये स्कूल कॉलेजेस को सबसे पहले वो ऑफ करते हैं, ताकि हमारा सबसे कीमती असासा ये है, ये एट रिस्क ना जाए। कोविड ऑलमोस्ट सबको ही होना है, सबको होना है, किसी को पता चलना है, किसी को पता नहीं चलना। इनहर्ट इम्यूनिटी होती है, आपका बॉडी इसके खिलाफ लड़ाई करती है, किसी को शायद पता भी ना हो। मैं मतलब अपने घर की अगर बात करूं तो मेरे जो भाई हैं, बड़े भाईजान, वो अमेरिका से आए, बेटे की शादी करनी थी, 10 मेंबर थे, 10 के 10 कोविड में आजकल, लेकिन किसी को कोई सिम्टम ही नहीं है। बस उन्होंने टेस्ट कराया तो पता चला अच्छा हम तो कोविड अफेक्टेड है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। क्यों? उनकी बॉडी जो है वो इतनी उनको उनके अगेंस्ट फाइट कर रही है कि वो सारा कुछ। अच्छा,
یہ ساری جو ڈسکشن میں آپ سے کر رہا ہوں یہ میں نے اس لیے آپ کو کی ہے کہ گورنمنٹ ڈیسیژن میکنگ رپورٹوں پہ کرتی ہے اور وہ رپورٹیں ایسے نہیں, وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے, ایک ایک ہاسپٹل سے جاتا ہے ڈیٹا. فیصلہ آباد میں 20% ریٹ ہے, سب سے زیادہ رینکنگ میں دیکھیں تو وہاں پر آ رہا ہے 20 پوائنٹ سم تھنگ, سب سے زیادہ اس وقت فیصلہ آباد میں ہے. ڈیٹا تھا تو پتا چلا, اچھا جی کہاں کس علاقے کا لاک ڈاؤن کرنا ہے, یہ ڈیسیژن کرنا ہے, ڈیسیژن میکنگ کرنی, کون علاقہ بند کر دیں, یہ تو نہیں یہ 7 علاقے بند کر دیں, پیپلز کالونی بند کر دیں, یونیورسٹی بند کر دیں, فلاں بند کر دیں, فلاں بند کر دیں. وہ جو کووڈ پیشنٹ آتا ہے اس کا ایک ایڈریس ہوگا, ہوم ایڈریس. پتا چلا یار جو بندہ ہاسپٹل میں داخل ہو رہا وہ پیپلز کالونی اے بلاک سے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی ایسی گیدرنگ, وہاں کوئی ایسے پیشنٹ یا وہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن سارا نہ بند کریں, پیپلز کالونی کا اے بلاک بند کریں. سب کچھ ڈیسیژن میکنگ آن دا بیسس آف ڈیٹا ہو رہی ہے. اگر یہ ڈیٹا کلیکٹ نہ ہو, اسٹیٹسٹکس اپلائی کر کے انفارمیشن نہ بنی ہوئی ہو, ڈیٹا اکٹھا ہو جائے نا تو وہی شاید صفوں پر ہو, تو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اب آپ کو تھوڑا سا سمجھ آیا ہوگا ہاؤ ڈیسیژن میکنگ از امپورٹنٹ, ہاؤ اسٹیٹسٹکس از امپورٹنٹ. تو بہت سارا کام اسٹیٹسٹکس کے لوگ کر رہے ہیں, ان کو رپورٹیں دے رہے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. ایون یہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں, جیسے سول ہاسپٹل تھا, ہمارا ایک سینئر وہاں پر ایز اے اسٹیٹسٹیشین جاب کرتا تھا, جس کا کام یہی ہوتا تھا کہ جی پورے ہاسپٹل میں کتنے پیشنٹ ہیں, کتنے پرسنٹ یہ ہیں, کتنے وارڈ میں کیا کیپیسٹی ہے, تاکہ فیوچر میں اگر وارڈ کی کیپیسٹی انکریز کرنی ہو تو ان کے پاس ساری انفارمیشن اویلیبل ہو. یہ ہے وہ ریزن, یہ ہے وہ نیڈ جس کی وجہ سے ہمیں آپ کو بھی سبجیکٹ آف اسٹیٹسٹکس پڑھانا ہے. اچھا دوسری چیز, آپ کے پیپر میں کوئی ڈیفینیشنز تو بالکل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے ڈیفینیشن. اب فرض کریں آپ کو یہ ایم سی کیوز آتا ہے تو کیسے, آپ کو کیسے آئے گا. اٹ میں بھی اوپر لکھا ہوا آ جائے, اسٹیٹسٹک از اے سبجیکٹ whose main concern is to make decision making. نہیں, اسٹیٹسٹکس کا کام ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. اسٹیٹسٹکس کا کام ہے ٹو کنورٹ ڈیٹا انٹو انفارمیشن. ڈیسیژن میکنگ اس انفارمیشن پر ہوگی, اسٹیٹسٹکس نے نہیں ڈیسیژن کرنا. اسٹیٹسٹکس والے تو کہتے ہیں جی جیسے مجھے کسی نے کہا مین, میں تو مین بنا کے دینے کا روادار ہوں, ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے کہ یہ مین جو ہے وہ ٹھیک ہے یا کیا ڈیسیژن کرنا وہ آپ نے کرنا ہے. میرا کام تو صرف اور صرف مین کا فارمولا کیلکولیٹ کرنے کے دینا میرا کام تھا. تو میرا کام کیا ہے, اسٹیٹسٹکس کا مین جاب کیا ہے, ٹو کنورٹ ڈیٹا انٹو انفارمیشن. آپ کو پھر کوئی رٹا تو نہیں لگانے کی ضرورت, آپ کو بس یہی ہے کہ جیسے میں نے دیکھا کیا لکھا ہوا ہے, کمیونیکیٹڈ کنسرن سم پرٹیکولر فیکٹس, بس یہ انفارمیشن ہوتی ہے. اور فیکٹس اوریجنلی کلیکٹڈ, نومیریکل کلیکٹڈ ڈیٹا, تو یہ ہے. تو اس طرح سے آپ کو کویسچن آئیں گے, تو اس لیے میں آپ کو ڈیفینیشنوں کے رٹے نہیں لگواؤں گا, بلکہ بس سمجھا دیا کہ جی اسٹیٹسٹکس از اے سبجیکٹ دیٹ بائی اپلائنگ سم ٹول دیٹ ول کنورٹ ڈیٹا انٹو انفارمیشن. انفارمیشن از اے فنش پروڈکٹ and we make lot of decision making by using the information that hand. اور ایگزامپل میں نے آپ کو ابھی کوٹ کی, ایسے ہی آج کل بڑی اچھی ایگزامپل ہے, بلکہ کیا ہر جگہ ہی پر یہ ایسے ہی چلتا ہے, لیکن آج کل جو بھی ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے, جی فلان ہے, یہ ہے, وہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, وہاں یہ کرنا ہے, فیصلہ آباد میں زیادہ کیئر کرنی ہے, یہ سب کی سب اس بیس پر ہو رہا ہے کہ وہاں پر ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد رپورٹس بن رہی ہیں, یعنی کہ انفارمیشن بن رہی ہے. اب ذرا میں نے اس کو اسٹیٹمنٹ کی فارم میں لکھ دیا. اسٹیٹسٹکس میں بی ڈیفائنڈ ایز اے سائنس آف, ایک ہوتی سائنس, ایک ہوتا ہے آرٹ. سائنس ایسے کو کہتے ہیں جس کے جو سٹیپس ہیں وہ ویل ڈیفائن ہو, یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جو مرضی کر لیں. ہاں آرٹ کہتا ہے یار بڑا تمہارے آرٹ ہے, تم نے ایسا بنایا, وہ کہے گا بس یار یہ میں نے تجربے سے ہی سیکھا اس کو, یعنی کہ اس کے کوئی ویل ڈیفائنڈ سبجیکٹ نہیں ہوتے. انسان اپنے ایکسپیرینس سے, تجربے سے کسی طرح سے بھی سٹیپ کر کے اپنا آبجیکٹیو فائنڈ کرتا ہے. لیکن سائنس کے سبجیکٹ فکس ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ جو مرضی کر لے, نہیں جی یہی کرنا ہے, شاید یہی پہلے کرنا ہے, اسی طرح سے کرنا ہے. جی ڈیسیژن کرنا ہے کہ جی وہ فلاں بیٹسمین کیسا ہے, پہلے مین لیں جی. یہ نہ کریں کہ سب سے زیادہ سکور اس نے 400 کیا, اس کو رکھ لیں, چاہے وہ ایک ہی دفعہ اس نے 400 کیا, باقی زندگی میں اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو.
ठीक है ना। तो इसके साइंस का मतलब होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, और वो क्या क्या करता है आपको बताता है, आपको मेथड सिखाता है हाउ टू कलेक्ट डेटा, क्योंकि उसने आपका साथ देना है कलेक्शन से लेके कहां तक, इंफॉर्मेशन मेकिंग तक, डिसीजन तक नहीं, वो फिर आपका काम है। स्टैट वाले कहते हैं मेरा काम बस डिसीजन देना, इंफॉर्मेशन देना था, डिसीजन करना आपने है, मेरा काम जरा मीन बताना था, अब आपने डिसाइड करना क्या करना है। स्टैटिस्टिक्स आपका साथ देना स्टार्ट करता है, आपको गाइड करता है हाउ टू कलेक्ट डेटा। ये आपको बताया जाएगा कि जी डेटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे डेटा कलेक्शन की जा सकती है। फिर आपको बताया जाएगा हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा। डेटा तो कलेक्ट कर लिया, बड़े नंबर आपके पास आ गए, कभी होता नहीं है यार ये चीज बताओ, वो कहता है यार आता तो मुझे सारा ही है पर बताना नहीं आता, यानी अपने आप को बताना नहीं आ रहा है, उसके पास बहुत कुछ बातें उसे बहुत पता है, लेकिन मेथड नहीं आ रहा कि कैसे मैं आप तक पहुंचाऊं बात अपनी, कैसे मैं अपनी बात आपको बयान करूं, मेरे पास मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मुझे तरीका नहीं पता चल रहा। तो यही यहां पर भी आएगा। डेटा तो जी आपने हमें बता दिया, हमने कलेक्ट भी कर लिया, अब बारी आ गई इसको प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है। इस तरीके से लिखना चाहिए कि देखने वाले को समझ तो आए, ऐसी राइटिंग कह दें, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए पढ़ने वाला बगैर हमारी सपोर्ट के पढ़ ले, ऐसे लिखेंगे तो आपको सिखाया जाएगा, जिसमें एक मेथड ग्राफ भी होगा। ग्राफ भी डेटा प्रेजेंट करने का मेथड है ना। ग्राफ देख के मेरे ख्याल आप किसी से पूछते नहीं है, भाई पता तो चल रहा है, वो क्रिकेट मैच का ग्राफ देखते हैं, अप डाउन देखते हैं, किसी को पूछते नहीं है, कह देते हैं हाँ जी कोई जरूरी नहीं है, पता चल रहा सारा हमें क्या हो रहा है जी, इस ओवर में ज्यादा रन हो रहे हैं, इस ओवर में कम हो रहे हैं। तो आपको इस तरीके से डेटा प्रेजेंट किया गया कि आपको शायद जरूरत ही नहीं पेश आई, हम आपको मेथड सिखाएंगे। क्या 1 2 3 4 क्या मेथड है कि अगर आपने डेटा किसी को प्रेजेंट करना हो तो किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। होता नहीं है यार उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, उसने 15 मिनट में बहुत सारी चीजें समझा दी, इसलिए कि उसे प्रेजेंट करना आता था, उसे कम्युनिकेट करना आता था। तो डेटा तो बहुत सारा है और हम आपको सिखाएंगे, चंद लाइनों में सारा डेटा आप एक्सप्लेन कर दें। तो आपको सेकंड स्टेप में प्रेजेंटेशन मेथड सिखाएंगे, फिर आपको कुछ एनालिसिस करना सिखाएंगे। ये तो पहला स्टेप तो कुछ भी नहीं किया, आपने डेटा लिया, कुछ भी नहीं किया, जरा सीधा सूधा करके आपने टेबल ग्राफ बना दिया, कुछ उसमें से निकाला तो नहीं, बस वही चीज आपने जरा अच्छे तरीके से प्रेजेंट की हुई है। हम आपको फिर एनालिसिस सिखाएंगे और क्या क्या इस डेटे से कैलकुलेट किया जा सकता है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इससे एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। जैसे मैंने कहा ना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ले, मिनिमम, तो ये प्रेजेंटेशन तो नहीं है, ये तो आपने एनालिसिस करके उसमें से निकाला, मीन निकाल लिया, और इस तरह के बहुत सारे टूल आपको सिखाए जाएंगे। और एट द एंड इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या जो आपने मीन निकाल लिया है, क्या अगर किसी बैट्समैन का एवरेज स्कोर 40 रन पर मैच है तो हर मैच में 40 स्कोर करता है? नहीं जी, इसका मतलब ये तो नहीं है। अच्छा, तो क्या फिर ज्यादातर मैचेस में उसका स्कोर 40 रन रहा है? नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? अच्छा, अगर किसी की बैटिंग एवरेज आ जाए 40.67 तो क्या आप पूछेंगे नहीं ये 0.67 स्कोर कैसे करता है? क्या वो आदि के वो क्या क्रीज पर पहुंचा और फिर रन आउट हो गया तो बैट्समैन अंपायर ने कहा जी 1/3 स्कोर तुम्हारा 33% रह गया था तुम? ऐसा तो नहीं है। फिर ना वो स्कोर 40 करता है, ना वो ज्यादातर मैचेस में 40 करता है, ना ये स्कोर किया जा सकता है, तो फिर एवरेज तो आप बताते हैं। तो आपको इंटरप्रिटेशन सिखाई जाएगी ना कि क्या मतलब है इसका, ये जो चले और कुछ नहीं, तभी आपको मीन से तो चले फेमिलियर हैं, तो मीन आपने कैलकुलेट तो कर लिया है, इसके मीनिंग क्या बनते हैं तो आपको सिखाया जाएगा। ये 4 चीजें आपको इस कोर्स में सीखनी है। व्हाट आर द डिफरेंट वे फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, what are the effective way of presenting our data, what type of analysis further we can perform on our data, and what is the interpretation of the values that we infer from our data set. और ये सारा कुछ अंडर अनसर्टेन कंडीशंस, ऐसे डेटा सेट्स के लिए जिसका आपको बिफोर टाइम ना पता हो कि व्हाट विल हैपन। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स का एक स्टूडेंट है, वो एक डेटा कलेक्ट कर रहा है, डेटा तो किसी चीज का भी हो सकता है,
وہ کیا کر رہا تھا فار ایگزامپل ایسے ہی وہ سکہ ٹاس کر رہا تھا, کوائن پھینک رہا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے جی سر میں ڈیٹا ریکارڈ کر رہا ہوں. کیا کہ اگر میں کوائن کو فلپ کروں تو کوائن کدھر گرتا ہے. میں نے کہا جی آپ نے کیا نوٹ کیا؟ جی زمین پہ گرا تھا, میں نے لکھ لیا آن ارتھ. اوکے. پھر جی میں نے دوبارہ پھینکا, دوبارہ پھر ارتھ پہ گرا, پھر میں نے دوبارہ پھینکا, تیسری دفعہ بھی ارتھ پہ ہی گرا. تو میرا تو خیال ہے کہ انسرٹینٹی تو ہے ہی نہیں اس آؤٹ پٹ میں, وہ تو زمین پہ گرے گا. لا آف گریوٹی جو کہتی ہے, ہاں لا آف گریوٹی جو کہتی ہے. اب یہ کہنا کہ میں نے 5 دفعہ تھرو کیا تھا ایوریج کدھر گیا, یہ تو فضول کام ہے. میں کہتا ہوں تم تھرو بھی نہ کرو, میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں یہ زمین پہ گرے گا. تو پھر انسرٹینٹی نہیں ہے تو اسٹیٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. ایسے فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں کہ جب تک آپ کو ڈیٹے میں انسرٹینٹی نہیں ہے. جیسے پائی کی ویلیو ہے 22/7, ایک سائنٹیفک کانسٹنٹ ہے. آپ کہیں جی میں نے 3-4 پائی نوٹ کیا اور اس کے بعد مین کیلکولیٹ کرنا ہے, تو یہ فضول کام نہیں ہے. پتہ نہیں شاید اس دفعہ پائی کا آنسر 22/7 ہو کہ نہ ہو, کیوں نہیں ہے, وہ تو فائن کر دیا گیا. دیر از نو انسرٹینٹی. انسرٹینٹی کہاں پر ہے؟ اچھا وہی اسٹوڈنٹ سکہ پھینک رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کیا نوٹ کر رہے ہو؟ کہتا جی میں نے نوٹ کرنا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا آئے گا, ہیڈ آئے گا کہ ٹیل. دو ہی پاسبلٹی ہوتی ہے نا, دو ہی پاسبلٹی. میں نے کہا کیا؟ کہتے سر پہلی دفعہ جب پھینکا تھا تو ہیڈ آیا تھا. اکھا. دوسری دفعہ بھی سر ہیڈ آیا. تیسری دفعہ ٹیل آ گیا. آپ بتا سکتے ہیں کہ نیکسٹ کیا آئے گا؟ اب میں کہوں گا نہیں یار یہ نہیں میں بتا سکتا. Then there is uncertainty. مجھے کیا پتا اب پھینکنے لگا کیا آئے گا؟ پچھلی دفعہ تو بتا دیا سکہ زمین پہ گرنا ہے, اس کا مجھے پتا تھا. اب اس کا نہیں مجھے پتا کہ جی ہیڈ آئے گا کہ ٹیل آئے گا. انسرٹن. دیکھیں گے اسٹیٹ شروع ہو جائے گی. پھر whenever we don't know what will happen, uncertain am results کے متعلق ہم آپ کو اسٹیٹسٹکس سکھائیں گے. مجھے نہیں پتا جی بیٹسمین کھیلنے جا رہا ہے آج کتنا سکور کرنا ہے, میں ایوریج کی بات کروں گا. مجھے پتا ہو ہر دفعہ وہ 30 کرتا ہے تو میرے لیے آسان نہیں ہے. چھوڑو یار ایوریج 30 ہی کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے اس نے 30 سکور ہی کرنا ہے. پھر کیا ضرورت ہے اس کی ایوریج کرنے کی, پھر اس کا گراف بنانے کی یا باقی چیزیں کیلکولیٹ کرنے کی. تو واقعی قطعاً اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. Whenever there is uncertainty in the data, then we apply the subject of statistics. Statistics is the subject which deals with variability. ڈیٹا میں ویریشن ہی نہیں آ رہی. ہر دفعہ جب بھی یہ میں کراپ سو کرتا ہوں, ہر فیلڈ میں اس کی ییلڈ 50 kg آتی ہے, تو مجھے کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کی پر پلاٹ فیلڈ ایوریج کتنی بنتی ہے؟ 50 بنتی ہے جی, ایوریج کیا کرنا. لیکن جیسے ہی ویریبلٹی آ گئی, اب کیا کریں جی, کسی فیلڈ میں 50 آتی ہے, کسی میں 52 آتی ہے, کسی میں 40 آتی ہے, کسی میں 30 آتی ہے. مجھے بتانا ہے کتنی ییلڈ آتی, کیا بتاؤں؟ ویری ڈیلز ود, میں نہیں کہتا ختم کر دیتی ہے, آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں. اچھا اس کا مین بتا دو, کرتے ہیں نا ایسے ہی جی, کبھی وہ 40 سکور کرتا ہے, کبھی 30, کبھی 20. کیا کرو جی, مین بتاؤ, ایوریج بتا دو. چونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے ہر اس ڈیٹا سیٹ میں جس میں ویریبلٹی آئے یہ سبجیکٹ ڈیل کرتا ہے. اور یونیورس میں کوئی سے بھی 2 سبجیکٹ ایک جیسے نہیں ہیں جو کہ بالکل ایک جیسے ہوں. چونکہ دنیا میں کوئی سبجیکٹ 2 ایک جیسے نہیں ہیں, وہ پرسن ہو سکتے ہیں یا کوئی اور, تو پھر ویریبلٹی تو ہے. اور اگر ویریبلٹی نہ ہوتی ان میں, then there would be no statistical problem. کوئی stats problem کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی. دیکھیں جو سبجیکٹ ہے اسٹیٹسٹکس کا, لوگ کہتے ہیں یہ جی کب یہ مطلب پتا چلا یہ اسٹیٹ ہے, یہ فزکس ہوتا نا کریشن. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, لیکن میرا آئیڈیا ہے, میں ثبوت دیتا ہوں نا, جو میں سوچتا ہوں. یہ اس دن سے دنیا میں آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا. یہ اسی دن سے ہے. وہ کیسے؟ ہر جو انسان ہے اس میں شوگر کا ایک اسپیسیفک لیول ہے, اور وہ بیماری اس وقت بنتی ہے جب وہ اس سے باہر نکلتی ہے. فاسٹنگ بغیر کھائے پیے صبح اٹھ کے 120 تک آپ کا شوگر لیول ہونا چاہیے.
रैंडम खाने पीने के बाद शुगर बढ़ती है, लेकिन वो 140 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो इस रेंज से बाहर निकलती है देन डिक्लेयर टू बी द शुगर पेशेंट। ये मत कहिएगा इंसान को, और आपको शायद, वैसे मैंने कहा ना कि मैं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन वैसे भी दूंगा आपको। लो शुगर होना ज्यादा डेंजरस है, हाई शुगर होना मसला है, इतना नहीं जितना लो शुगर होना। हमारा एक कोलीग था, वो हालांकि उसको शुगर का प्रॉब्लम था, लेकिन वो मीठा खाना नहीं हटता था। तो मैंने उसको कहा, और बिल्कुल मैं हाल अपने लॉजिक पे ठीक ही कह रहा था, कहता यार कट हो गई और बहुत खतरनाक है, वध हो जाए इतनी नहीं। ठीक कह रहा है। आपने देखा होगा शुगर कम होती है इंसान गिर जाता है, फिर फौरन मुंह में कोई मीठा रखते हैं ये क्या, लेकिन कभी नहीं देखा होगा जी उसकी शुगर हाई थी तो वो बेहोश हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो मच मोर डेंजरस है। अच्छा, एक शख्स है, उसको लग रहा था, अब रोजाना तो नहीं, हर मतलब मेरा ख्याल माशाल्लाह आप हेल्दी हैं तो आप तो नहीं रोजाना शुगर चेक करते, लेकिन अगर आपके दादा नाना कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो अपने वो सुबह उठ के मीटर के साथ ही मैंने शुगर चेक करनी ताकि उस हिसाब से दवाई एडजस्ट करूं। आप नहीं करते क्योंकि आप समझते नहीं इशू है, खुदा ना खास्ता आपको डाउट रहता है, कहते हैं मुझे लग रहा है कि मेरी शुगर डिस्टर्ब है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी आज तो है थोड़ी ज्यादा, लेकिन पता नहीं ये कब से है, हो सकता है 2-3-4 माह तक हो चुकी हो, तो बता सकते हैं पिछले 3 माह में कितनी शुगर थी? आप कहेंगे मुझे क्या पता, मैं तो, मुझे डाउट हुआ तो मैं आपके पास आया और आपने मुझे चेक किया है, तो मुझे तो नहीं पता कि पिछले 3 माह में मेरे जिस्म में शुगर ज्यादा थी, कम थी, कितनी थी, और बाहर ये भी बदलती रहती है। कैन यू इमेजिन कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में एक ऐसा मैकेनिज्म रखा है रिकॉर्डिंग का कि 3 माह 90 दिन, पिछले 90 दिन इंसान के जिस्म में शुगर कितनी थी उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। इंसान के जिस्म में रिकॉर्ड है, एक जगह सेफ है, बिल्कुल सेफ है 90 दिन। और अगर आपने देखना हो, डेटा रिपोर्ट पढ़नी हो, तो आपको लैब में जाके एक मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है, और उस मेडिकल टेस्ट को कहते हैं HbA1c, ये उस मेडिकल टेस्ट का नाम है HbA1c। अब मुझे नहीं पता A स्टैंड फॉर, B स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर, 1 स्टैंड फॉर एंड C स्टैंड फॉर, ये उनका कोई केमिकल नहीं, मैं बहरहाल मुझे इतना पता है HbA1c, चूंकि केमिस्ट्री के लोग करते हैं और मेरे केमिस्ट्री के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये सारी चीजें समझाई। HbA1c, अच्छा कभी आप अपने, वैसे पूछ रहा हूं, मे बी आपके दादा नाना, चूंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि फादर मदर तो आपके अभी यंग हो गए माशाल्लाह, तो उनसे कभी पूछिएगा, शायद वो कभी आपको ये कहें, आपके दादा अबू अगर थोड़े से जानते हैं, वो आपको ये वर्ड बोलें, या आप उनको लेके जाएं तो कहें, उसको जाके कहें यार 3 महीने दी शुगर चेक कर। यस, वो क्योंकि वो जाहिर है कि आम पब्लिक HbA1c नहीं बोलती, वो या तो कह देती है 3 महीने की शुगर चेक कर दें, या वो कह देती है एवरेज शुगर चेक कर दें। वो समझ जाता है मुझे ये टेस्ट करना है। इस टेस्ट में कहा जाता है, जो मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है, 90 दिन का डेटा रिकॉर्ड के बाद शुगर आ जाती है एवरेज। तो डॉक्टर कहता है यार ठीक ही थी, पिछले 3 माह में आपको कोई इशू नहीं था, आज कहीं खाने पीने में ज्यादती तो 2 दिन वेट कर लो, ये ठीक हो जाएगी, नहीं तो फिर आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है। तो देखें डॉक्टर ने डिसीजन किया है, डेटे पे किया है, एवरेज। अब ये एवरेज का फार्मूला तो फिर अल्लाह ताला ने डेटा रिकॉर्ड करके इंसान के जिस्म में कैलकुलेटर भी रखा था, जिसने इस टेस्ट के थ्रू उसका आउटपुट दिया 110। इंफॉर्मेशन डेटा तो नहीं दिया, रिपोर्ट तो नहीं निकली इंसान के जिस्म से कि जी पहले दिन ये शुगर थी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो 90 दिन का एवरेज शुगर, ये मेडिकल साइंस ने प्रूव किया। तो मैंने फिर प्रूव कर दिया कि स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट इंसान के जिस्म में उसी दिन से है, दुनिया में उसी दिन से उसका वजूद है जब इंसान इस दुनिया में आया। अल्लाह ताला ने रखा था डॉक्टरों को, मेडिसिन, मेडिकल साइंस को, अब जाके कहीं ये एक चीज एक्सपोज हुई, अब जाके। एक और एग्जांपल, जब इस दुनिया ने खत्म होना है, एंड ऑफ लाइफ, डे ऑफ जजमेंट, क़यामत का दिन, उस दिन भी स्टैट यूज होनी है। किस तरह से? अल्लाह ताला ने जब डिसीजन करने हैं, डिसीजन मेकिंग, फिर आ गई ना डिसीजन मेकिंग, कि कौन से इंसान जन्नत में और कौन से दोजख में जाएंगे, ऐसे तो नहीं कह देना, ठीक है उसकी कुदरत है वो जिसको नवाज दे, लेकिन
میرا نہیں خیال کہ ایسے ہی کہے گا کہ یہ اتنے لوگ ادھر ہو جائے اور اتنے ادھر ہو جائیں، یہ جنتی اور یہ دوست، ایسا نہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نامہ اعمال پہ ڈیسیجن کرنا ہے. تو نامہ اعمال کیا ہے؟ وہ ایک رپورٹ ہے، وہ ایک انالیسز ہے ہماری نیکی بدیوں کا. اور وہ ڈیٹا کہاں ہے نیکی بدیوں کا؟ ریکارڈ تو ہو رہا ہے. جو ہمارے جو دائیں اور بائیں فرشتے بیٹھے ہیں وہ ہمارا ڈیلی نیکی بدیوں کا ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہیں، اور ڈے آف ججمنٹ انالیسز ہوگا، وہاں پر پلس مائنس ہوں گے، پتا چلے گا جس کی اتنی نیکیاں زیادہ اور اس کے جو بھی وٹس ایور وہاں پر چلنا سسٹم. لیکن ہم نے تو ایسے سنا نا اپنے جو مولانا حضرات ہیں جی پلس مائنس نیکی بدیوں کا حساب ہوگا. تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی ڈیسیجن انفارمیشن کی بیس پہ کریں گے. فرشتے یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ انسان 70 سال زندہ رہا اور روزانہ میں نے نیکیاں بدیاں نوٹ کی، تو وہاں تو پلس مائنس کی شاید رپورٹ جائے گی. تو ڈیٹا تو ریکارڈ ہو رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اس بیس پہ جب انسان دنیا میں آیا اسٹیٹسٹک ریکارڈ ہو رہی، ڈیٹا جب دنیا سے جائے گا ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور انالیسس کی بیس پہ ہی ڈیسیجن میکنگ اللہ تعالیٰ بھی کریں گے. ڈاکٹر بھی انالیسس کی بیس پہ کرتا ہے کہ اس کا شوگر لیول کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انالیسس کی بیس پہ. میرا خیال ہے کہ میں نے تھوڑا سا آپ کو وداؤٹ اینی لاٹ آف ڈیفینیشنز ایک امپورٹنس بتا دی کہ ڈیٹا کیوں امپورٹنٹ ہے اور انفارمیشن کیوں چاہیے. بہت سارے ڈیسیجن کرنے ہیں، اور کون ہمیں یہ کام کر کے دے گا کہ ڈیٹے کو انفارمیشن میں بدل دے؟ تو سٹیٹس کا سبجیکٹ. ڈیٹا چونکہ ہر جگہ ہوتا ہے، بینکنگ کا ڈیٹا ہے، فارمز کا ڈیٹا ہے، میڈیکل کا ڈیٹا ہے، باٹنی زوالوجی کا ڈیٹا ہے، اس لیے ہر فیلڈ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈیٹا ریڈ کرتا ہے، وہ ڈیٹا پڑھتا ہے تو سٹیٹس پڑھتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں. آج چونکہ کلاس میں نے تھوڑا سا شاید 1-2 منٹ اوور ہو گیا ہے. جو آپ کے ذہن میں کوشچن ہیں وہ مجھ سے کائنڈلی نیکسٹ کلاس میں آپ جب میں کلاس سٹارٹ کروں گا تو اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے مجھ سے اگر کوئی کوشچن ریگارڈنگ اس سبجیکٹ کرنے ہیں یا نہیں. کیونکہ یہاں پر کلاسز بیک ٹو بیک چل رہی ہیں تو مجھے یہ روم خالی کرنا ہے تاکہ نیکسٹ ٹیچر اپنی کلاس وہاں پر آ کے جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ انشاءاللہ جو بھی آپ آئی نو کہ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا اسامہ فیض نے، لیکن سوری بیٹا میں جو ہے نا کلاس مجھے اویلیبل کرنی ہے نیکسٹ ٹیچر کے لیے. تو انشاءاللہ کل جو بھی آپ نے مجھ سے پوچھنا ہوگا تو آپ مجھے نیکسٹ کلاس میں پوچھ لیجئے گا. میں آپ کو نا پراپر ٹائم دیا کروں گا، آپ سے پوچھا کروں گا بٹوین کہ آپ نے مجھ سے کیا کوشچن کرنے ہیں. آج چونکہ انٹروڈکشن تھا تو میں نے پھر اس لیے پورا ایک ہی سلاٹ میں سارا کچھ آپ سے باتیں کر لی. اوکے جی، پھر اللہ حافظ. اپنے پیرنٹس